बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कई बार मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में कौन सी बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक है और इनके इलाज में क्या फ़र्क है। तो आज की व्लॉग में हम इन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिस तरह के मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ अक़साम हैं और आसानी के लिए आप इसको इस तरह याद रखें कि जिस तरह के अंग्रेज़ी के जो हरूफ हैं ABCDE, इसी तरह हेपेटाइटिस की 5 बड़ी अक़साम हैं और उनको हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E बोलते हैं। जो अमूमन या जो हम देखते हैं या जिस वजह से जिगर को नुकसान पहुंच जाता है वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस डी के बारे में अमूमन लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आप ये समझ लें कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होती है उनको ख़तरा होता है कि उनको हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस डी बदन में रहने के लिए उसको हेपेटाइटिस बी की ज़रूरत होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में या हेपेटाइटिस बी डी और हेपेटाइटिस सी में कौन सी बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक है या किस बीमारी में जिगर को नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है और अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो होता क्या है कि ये जिगर को या कलेजी को या जिसको अंग्रेजी में लिवर बोलते हैं, इसको ये ना तलाफी नुकसान पहुंचा देते हैं। पहले मरहले में वो जिगर की सूजन आ जाती है जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। और हेपेटाइटिस अमूमन वो मरहला होता है कि जिसमें बज़ाहिर कोई इलामात नहीं होती या कोई सिम्टम्स और साइंस नहीं होते। ये भी ज़रूरी नहीं है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी में आंखों में पिलाट हो या और वो असरात हों जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस में या एक्यूट सोजशी जिगर में हो जाती है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी अमूमन ये बग़ैर कोई तकलीफ दिए, बग़ैर कोई इलामात दिए बदन में ये कंडीशन रहती है। मसला उस वक्त बनता है कि जब क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से, चाहे वो बी है या सी है, जिगर सिकुड़ जाए जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। तो जो दूसरा मसला मरहला होता है वो है या दूसरी स्टेज होती है वो है सिरोसिस। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी जो कि सालों तक बगैर कोई पेचीदगी, बगैर कोई सिम्टम्स, बगैर कोई इलामात दिए रह सकता है, उसके बाद जब सिरोसिस बनता है, ये जिगर सिकुड़ जाता है, तो उसके भी 2 मरहले हैं। एक पहला मरहला वो है जिसको कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस बोलते हैं कि जिसमें जिगर सिकुड़ा होता है, उसकी थोड़े अफ़आल भी कम हो चुके होते हैं, पूरा प्रॉपरली जो इसके फंक्शंस होते हैं वो अदा नहीं कर सकता। जिगर के क्या क्या अफ़आल है, उसके क्या फंक्शन है, इस पे पहले से मेरी वीडियो उर्दू और पश्तो दोनों ज़ुबानों में मौजूद है। तो ये उस स्टेज पे उसकी जिगर के अफ़आल में थोड़ी सी कमी आ जाती है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होता है कोई ना कोई पेचीदगी आ जाती है सिरोसिस को, जिसको डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस बोलते हैं। और डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस में जो मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं, याद रखने के लिए अगर हम इसको देखें सबसे पहले सर में देख लें तो मदहोशी या थोड़ी सी जहनी उलझन या जहनी कमज़ोरी या थोड़ी सी वो बात मेमोरी लॉस हो जाना या इवन मुकम्मल मदहोशी होना, इसको हम हेपेटिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। तो जो पहली पेचीदगी होगी या जो हम याद रखने के लिए कहेंगे तो ऊपर से शुरू करेंगे, पाँव की तरफ जाएंगे, तो जो ऊपर या सर में जो पेचीदगी होगी ब्रेन में, दिमाग में, वो होगी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, मदहोशी होना, मुकम्मल बेहोश हो जाना, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाना। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो मुंह पे आते हैं तो खून की उल्टियाँ आना। और खून की उल्टियाँ इसलिए आती हैं कि वो खुराक की नाली में और मैदे में कुछ रगें होती हैं जो कि जिगर की कमज़ोरी की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होती है
پیٹ کے اندر پریشر، یہ رگوں میں پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے وینز میں، اور جس کی وجہ سے وہ رگیں پھول جاتی ہیں اور پھٹ سکتی ہیں. اس کو بولتے ہیں ویریسیل بلیڈنگ. اس کے بعد جب پیٹ کی طرف نیچے آتے ہیں تو پیٹ میں پانی جمع ہو سکتا ہے جس کو اسائٹس بولتے ہیں. اور اسائٹس بھی پہلے شروع میں کم ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوتی ہے. اگر اس کا علاج کیا جائے تو پھر یہ ٹھیک خشک ہو جاتی ہے، ادروائز یہ پیٹ میں کافی سارا پانی جمع ہو جاتا ہے اور یہ نافی باہر نکل آتا ہے جس کو امبیلائکل ہرنیا بولتے ہیں. اور اسی پانی کی شدت کی وجہ سے کبھی کبھار کڈنیز بھی کام کرنا جوڑتے ہیں جس کو ہیپیٹورینل سینڈروم بولتے ہیں. اور یہیں پہ جگر ہے تو خدا نخواستہ جگر میں کوئی رسولی بن سکتی ہے جس کو لیور ٹیومر یا لیور کینسر بولتے ہیں. یہ تو ہو گئی 4 بڑی بڑی پیچیدگیاں جو اس سٹیج میں ہوں گی کہ ایک پیشنٹ تھا کرونک ہیپاٹائٹس، اس کا علاج نہیں ہوا، وہ سیروسس بن گیا. سیروسس میں بھی وہ ڈائگنوز نہیں ہوا، اس کی تشخیص نہیں ہوئی، تو اس وقت یہ کمپنسیٹڈ تھا، لیکن بعد میں کوئی نہ کوئی ڈیکمپنسیشن ہوئی، یا اس کو ہیپیٹک انسیفالوپیتھی ہوئی، یا اس کو ویریسیل بلیڈنگ یعنی خون کی الٹیاں اور پخانہ کالے آنے شروع ہو گئے، یا اس کے پیٹ میں پانی ہو گیا جس کو اسائٹس بولتے ہیں، یا خدا نخواستہ لیور ٹیومر یا لیور کینسر بنا، یا کڈنیز فیل ہو گئی جس کو ہیپیٹورینل سینڈروم بولتے ہیں. تو یہ تو 4-5 بڑی بڑی پیچیدگیاں ہیں. ان میں سے کوئی بھی پیچیدگی ظاہر ہو جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈی کمپنسیٹڈ سیروسس. جو کمپنسیٹڈ سیروسس اب وہ ڈی کمپنسیٹ ہو گیا، اب جو اپنے آپ کو اس نے تھامے رکھا تھا وہ کنٹرول نکل گیا. اس کے علاوہ سیروسس کے مریضوں میں اور بھی مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے ان کو انفیکشنز ہوتی ہیں، بار بار ان کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے، یہ ان کو مال نیوٹریشن ہوتی ہے، ان کو وٹامن ڈی کی کمزوری ہوتی ہے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ پراپرلی خون نہیں بنا پاتے، تو بہت ساری پیچیدگیاں انفیکشنز ہوتی ہیں. عموماً ان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، کلوٹنگ سسٹم خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ناک سے یا منہ سے یا کہیں پہ بھی اس کو چوٹ لگ جائے تو کافی سارا خون جاتا ہے. اور خدا نخواستہ کبھی کبھار اس کا جو ایک بڑی رگ ہے پورٹل وین جس کو بولتے ہیں پیٹ میں، اس میں خون جم جاتا ہے جس کو پورٹل وین تھرامبوسس بولتے ہیں. تو جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں یہ ڈی کمپنسیٹڈ سیروسس کی سٹیج میں آتی ہیں، اور جتنی زیادہ پیچیدگیاں ہوں گی، 1 ہوں گی، 2 ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، اتنا ہی زیادہ ڈی کمپنسیشن ہوتی ہے. تو ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی یہ دونوں پیشنٹس کو کرونک ہیپیٹائٹس کے بعد لیور سیروسس جو کہ پہلے کمپنسیٹڈ ہوگا پھر ڈی کمپنسیٹڈ لیور سیروسس یہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہیپیٹائٹس بی اور سی اس لحاظ سے تو دونوں ہی برابر ہیں کہ دونوں ہی جگر کو کرونک ہیپیٹائٹس سے سیروسس کی طرف لے جاتی ہیں، اور جب ایک دفعہ سیروسس بن جائے تو اس کے بعد سیروسس کا اپنا راستہ ہوتا ہے، وہ پھر اپنے طور پہ خدا نخواستہ اس کی پیچیدگیاں بنتی ہیں. تو وہ سوال کہ ان میں سے کون سا خطرناک ہے، تقریباً دونوں ہی ایک برابر ہیں. ہاں ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ جن کو کرونک ہیپیٹائٹس ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہوا، تو اگر وہ سیروسس نہیں بھی بنا تو کبھی کبھار ایسے مریضوں میں جگر کا کینسر بھی بن جاتا ہے. تو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا. اب دوسرا سوال کہ ان کے علاج میں کیا فرق ہے، تو اس پہ میری تفصیلاً کئی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن آج مختصر رکھوں گا کہ ہیپیٹائٹس بی کا جو علاج ہے، ہیپیٹائٹس بی، اس کا علاج بلڈ پریشر اور شوگر کی طرح عمر بھر کا علاج ہے. جب ہیپیٹائٹس بی کی تشخیص ہو جائے اور خوش قسمتی سے اس سٹیج میں ہو کہ جب اس نے کوئی پیچیدگی نہیں بنائی، تو جب ہم اس ایسے شخص کو، ایسے مریض کو ہم دوائی لکھتے ہیں، اور وہ بڑی بس ایک گولی ہوتی ہے جو روزانہ کھانی ہوتی ہے، بہت مہنگی بھی نہیں ہوتی ہے اور بے ضرر ہوتی ہے، اس سے کوئی مسئلے بھی نہیں ہوتے، تو اس گولی سے الحمدللہ تقریباً تمام مریضوں کا یہ ہیپیٹائٹس بی کا بیماری وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. جس طرح بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، شوگر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو یہ بیماری بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. پھر ہم اس کو کنٹرول کیے رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہم جب گولیاں چھوڑیں گے تو یہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. تو ہیپیٹائٹس بی کا یہ علاج ہے کہ جب دوائی شروع ہو جائیں تو اس کو ہم کنٹرول رکھنے کے لیے دوائیاں جاری رکھنی پڑتی ہے، ہم دوائی جاری رکھتے ہیں، اور عموماً ساری عمر یہ دوائی جاری رکھنی ہوتی ہے. اگر ساری عمر نہیں ہے تو کم سے کم کئی سالوں تک یہ دوائی جاری رکھنی ہوتی ہے. کب ہم بند کرتے ہیں کہ جب ایسے شخص کا پی سی آر بھی نیگیٹو ہو جائے، اور جو چھوٹا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ایچ بی ایس اینٹیجن بولتے ہیں، جس کی پہلے کرنے پہ تشخیص آتی ہے کہ کس شخص کو ہیپیٹائٹس بی ہے، وہ بھی نیگیٹو ہو جائے. جب یہ دونوں چیزیں نیگیٹو ہو جائیں گی تو پھر ہم
हेपेटाइटिस बी का इलाज बंद कर देते हैं। अमूमन मैं मरीजों से ये बोलता हूँ कि देखें, कोई दरख्त है और आप उसको काटना चाहते हैं, तो दरख्त का एक तना होता है जो कि जमीन के ऊपर होता है, और उस जमीन के अंदर उसकी जड़ें होती हैं। जब आप उस दरख्त को मुकम्मल तौर पर निकालना चाहें, उसकी बेखुनी करनी चाहें, तब करेंगे क्या कि पहले उसका तना काटेंगे और उसके बाद जमीन खोद के उसकी जड़ें निकालेंगे ताकि वो दोबारा शाखें ना पैदा करने दे। तो इसलिए अगर हम हेपेटाइटिस बी को लें तो इसका जो पीसीआर है ये उसका तना है, कि पहले हम उसका तना काटेंगे, मतलब ये कि पहले हम उसका पीसीआर नेगेटिव करेंगे। इसके बाद जमीन खोद के इस दरख्त की जड़ें निकालेंगे ताकि इस दरख्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। तो इसकी जो दरख्त की जड़ें हैं वो है एच-बेस एंटीजन इलाजा या मिया वाला टेस्ट। तो जब एच-बेस एंटीजन में नेगेटिव हो जाएगा तो हम अब कह लेंगे कि अब तकरीबन इस दरख्त की हमने जड़ें भी निकाल दी हैं और तने भी कर दिए, अगरचे टेक्निकली फिर भी ये बदन से निकला नहीं होता। एक cccDNA एक छोटा सा इसका पार्ट होता है जो कि जिगर की खुलियों में यानी हेपेटोसाइट्स के न्यूक्लियस में ये मौजूद रहता है, लेकिन टेक्निकली हम कह देते हैं कि अब इस दरख्त की हमने जड़ भी नहीं काट दी हैं और तना तो पहले काटा था। तो एच-बेस एंटीजन या हेपेटाइटिस बी का इलाज बंद करने के लिए पीसीआर भी नेगेटिव होना चाहिए और एच-बेस एंटीजन भी नेगेटिव होना चाहिए, वरना इससे पहले आप गोलियां बंद ना करें। अगर आप गोलियां बंद करेंगे तो जो आपका हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो कंट्रोल थी वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो ये तो हो गया हेपेटाइटिस बी का इलाज। हेपेटाइटिस सी का इलाज बी के मुकाबले में काफी आसान और सिंपल है और तकरीबन 3 से 6 महीने का कोर्स है। अमूमन 3 महीने का कोर्स होता है, गोलियां देते हैं या एक गोली देते हैं या 2 किस्म की गोली देते हैं और 3 महीनों में इसका पीसीआर नेगेटिव हो जाता है। और जब एक दफा 3 महीने की गोलियां खाने के बाद जब उसका पीसीआर नेगेटिव होता है तो फिर मजीद 3 से 6 महीने तक हम उसको फॉलो करते हैं बगैर हेपेटाइटिस सी की गोलियां देने के, और उसके बाद एक और पीसीआर करते हैं। जब वो भी नेगेटिव होता है तो हम कह देते हैं कि अब हेपेटाइटिस सी खत्म हो गया है। तो नाजरीन, आज के व्लॉग में हमने ये डिस्कशन की कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में कौन सी बीमारी ज्यादा खतरनाक है। मैंने कहा दोनों एक ही बराबर हैं, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही तरह जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर हमने ये देखा कि हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज में क्या फर्क है। तो इसमें मैंने कहा कि हेपेटाइटिस बी का इलाज तकरीबन सारी उम्र लेना पड़ता है, जिस तरह की ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी का इलाज लेना पड़ता है, जबकि हेपेटाइटिस सी का अमूमन 3 महीने का इलाज होता है। दोनों हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज गोलियों से होता है, और हेपेटाइटिस सी का इलाज जब 3 महीने हम दे देते हैं उसके बाद हम एक पीसीआर करते हैं गोलियों के खात्मे के बाद, और गोलियों के खात्मे के 3 से 6 महीने बाद एक और पीसीआर करना पड़ता है, और वो भी नेगेटिव हो जाए तो हम कह लेते हैं कि हेपेटाइटिस सी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और जिन बहन भाइयों के जहन में इस तरह के सवाल आते थे उनको भी क्लियर हो चुका होगा। एंड करता हूं, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक खुदा हाफिज।